नमस्ते स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज हम इतिहास के एक बहुत ही रोचक अध्याय में चलने वाले हैं। हम बात करेंगे एक खो चुके साम्राज्य की और उसकी शानदार राजधानी विजयनगर की। एक ऐसा शहर जिसे कभी दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक माना जाता था। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक जरूरी बात। आज हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो सब आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से लिया गया है। ये किताब आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस चैप्टर को मिलकर अच्छे से समझते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि हम इस बुक में कहाँ पर हैं। ये इस किताब के टोटल 4 चैप्टर्स में से तीसरा चैप्टर है। इसका मतलब इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर और आपकी ये पूरी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। हम लोग काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो चलिए इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि आखिर इस खो चुके साम्राज्य को फिर से कैसे ढूंढा गया। फिर हम इसके शासकों और उनके प्रतिद्वंद्वियों से मिलेंगे, इसके चलते फिरते बाजारों को एक्सप्लोर करेंगे और उसकी शानदार राजधानी का एक टूर लेंगे। हम उन विदेशी यात्रियों की आंखों देखी बातें भी सुनेंगे और आखिर में हम इस पूरी कहानी को इसके सही ऐतिहासिक संदर्भ में रखकर समझेंगे। तो चलिए शुरुआत एक रहस्य से करते हैं। हम एक ऐसे महान साम्राज्य के बारे में कैसे जानते हैं जो सदियों पहले पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उसके खंडरों से उसकी कहानी को फिर से कैसे जोड़ा गया। विजयनगर, जिसका मतलब है जीत का शहर, 1565 में बर्बाद हो गया और धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। लेकिन ये पूरी तरह से भुलाया नहीं गया था। ये वहाँ के स्थानीय लोगों की यादों में जिंदा रहा। वो इसे हम्पी के नाम से याद रखते थे, जो वहाँ की स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम से लिया गया था। तो एक शहर जो नक्शे से मिट गया था, वो लोगों की कहानियों में जिंदा रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन था जिसने इन खंडरों को ढूंढा और इस भूली बिसरी कहानी को पूरी दुनिया के सामने लाकर जिंदा कर दिया। इसका जवाब है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय, जिनका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। साल 1800 में उन्होंने इन खंडहरों को दुनिया के सामने लाया। वो एक इंजीनियर, सर्वेयर और कार्टोग्राफर थे, मतलब नक्शे बनाते थे। उन्होंने ही इस जगह का सबसे पहला सर्वे मैप तैयार किया था, जो इसकी खोज में एक बहुत बड़ा पहला कदम साबित हुआ। लेकिन मैकेंजी सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे, वो एक एंटीक्वेरियन भी थे। एंटीक्वेरियन उस इंसान को कहते हैं जो पुरानी और दुर्लभ चीज़ों का अध्ययन या संग्रह करता है। तो उनकी दिलचस्पी सिर्फ उस जगह का नक्शा बनाने तक सीमित नहीं थी, वो इसके इतिहास को गहराई से समझने के लिए बहुत उत्सुक थे। देखिए, ये जो खोज थी ये कोई एक दिन में नहीं हुई। ये एक लंबा प्रोसेस था जो धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसकी शुरुआत 1800 में मैकेंजी के मैप से हुई। फिर 1836 से एपिग्राफिस, यानी वो विद्वान जो शिलालेखों का अध्ययन करते हैं, उन्होंने मंदिरों की दीवारों से जरूरी सुराग इकट्ठा करना शुरू किया। और 1856 तक फोटोग्राफर्स भी वहां पहुंच गए जो स्मारकों को डिटेल में रिकॉर्ड करने लगे। सच में ये एक टीम एफर्ट था जो कई दशकों तक चला। इतिहास को फिर से जोड़ना बिल्कुल एक जासूसी काम जैसा है। इतिहासकारों को एक बहुत ही जटिल पहेली को सुलझाना था। और उनके सुराग क्या थे? वहां के स्थानीय पंडितों से सुनी सुनाई बातें, मंदिरों की दीवारों पर मिले शिलालेख, खुद वो स्मारक जो वहां खड़े थे, विदेशी यात्रियों के लिखे हुए विवरण और तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल और संस्कृत जैसी भाषाओं में लिखा गया साहित्य। जब इन सब अलग अलग टुकड़ों को जोड़ा गया, तभी विजयनगर की शानदार कहानी फिर से सुनाई जा सकी। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि इस शहर को कैसे ढूंढा गया, तो अब बात करते हैं कि इसे बनाया किसने था। हमारे अगले सेक्शन रूलर्स एंड देयर राइवल्स में हम साम्राज्य के संस्थापकों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। विजयनगरा साम्राज्य की स्थापना 1336 में 2 भाइयों हरिहरा और बुक्का ने की थी। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसकी सीमाएं हमेशा बदलती रहती थीं और जहां अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। लेकिन विजयनगर में जिंदगी हमेशा शांतिपूर्ण नहीं थी। उनके उत्तरी सीमा पर उनका हमेशा अपने समकालीन शासकों से संघर्ष चलता रहता था, खासकर दक्कन के सुल्तानों और उड़ीसा के गजपति शासकों से। और वो किस चीज के लिए लड़ रहे थे? उन्हीं चीजों के लिए जिनके लिए साम्राज्य हमेशा लड़ते हैं: उपजाऊ नदी घाटियों पर नियंत्रण और समुद्री व्यापार से होने वाली भारी कमाई। ये दौलत और शक्ति के लिए एक लगातार चलने वाला संघर्ष था। परंतु संघर्ष का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं होता। जब 2 संस्कृतियां आपस में टकराती हैं, भले ही वो दुश्मन क्यों न हो, तो उनके बीच विचारों का आदान प्रदान भी होता है। और ये खास तौर पर वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में देखा गया।
विजयनगर के शासकों ने असल में अपने प्रतिद्वंदियों से बिल्डिंग बनाने की टेक्निक सीखी और फिर उनमें सुधार करके उन्हें और बेहतर बनाया। विजयनगर के शासकों ने कोई नई शैली एकदम से नहीं बना दी, उन्होंने सदियों से चली आ रही परंपराओं पर ही निर्माण किया। उनसे पहले तमिलनाडु में चोला जैसे शासकों ने और कर्नाटका में होयसालाज ने विशाल और भव्य मंदिरों का निर्माण किया था। जो आप यहां देख रहे हैं वो बृहदीश्वरा मंदिर का गोपुरम यानी प्रवेश द्वार है। इसी तरह की शानदार परंपरा ने विजयनगर के निर्माताओं को प्रेरित किया। ये कोट इस बात को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। यहाँ के शासक जो खुद को राया कहते थे, उन्होंने इन्हीं परंपराओं पर निर्माण किया और उन्हें सचमुच में नई ऊंचाइयों तक ले गए। मतलब ये सिर्फ कॉपी करना नहीं था, ये इनोवेशन था। उन्होंने मंदिर के गोपुरम की मौजूदा अवधारणा को लिया और उन्हें पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा, भव्य और शानदार बना दिया। तो आखिर इस विशाल साम्राज्य को शक्ति कहां से मिलती थी? चलिए इसके आर्थिक इंजन पर एक नजर डालते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में, ट्रेड, हॉर्सेज एंड मार्केट्स। हम जानेंगे कि आखिर विजयनगरा इतना अमीर और शक्तिशाली कैसे बना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मध्यकाल में आपके हिसाब से किसी भी राज्य की सेना के लिए सबसे जरूरी इंपोर्ट क्या होता था? ये तलवारें या तीर कमान नहीं था, ये कुछ उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। कोई अंदाजा? जवाब है घोड़े। उस समय युद्ध एक प्रभावशाली घुड़सवार सेना पर निर्भर करता था और सबसे अच्छे घोड़े आते थे दूर अरेबिया और सेंट्रल एशिया से। यह स्लाइड पूरी सप्लाई चेन दिखाती है। शुरुआत में अरब व्यापारियों का इस मार्केट पर कंट्रोल था। फिर स्थानीय व्यापारी, जिन्हें कुदिराई चट्टीज कहा जाता था, इसमें शामिल हुए। लेकिन 1498 से इस खेल में नए खिलाड़ी आ गए, पोर्चुगीज अपनी बेहतर मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ। और इन सब कीमती जानवरों की आखिरी मंजिल विजयनगरा की घुड़सवार सेना। इस व्यापार को कंट्रोल करो और आप युद्ध के मैदान को कंट्रोल करते हो। चलिए अब शहर के बाजारों की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। डोमिंगो पाएज नाम के एक पुर्तगीज यात्री ने यह जिंदा दिव्य विवरण लिखा। आपको हर तरह के लाल, हीरे, पन्ने और मोती मिलेंगे। एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी गली जहां सिर्फ कीमती पत्थर ही बिक रहे हों। यह उस शहर की दौलत का एक हैरान कर देने वाला प्रतीक है। लेकिन बात सिर्फ महंगी चीजों की नहीं थी। पैसे ने इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन सुविधाओं वाला शहर भी कहा, जहां के बाजार चावल और अनाज जैसे सामान से भरे रहते थे, जो सस्ते और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। यह हमें बताता है कि शहर सिर्फ अमीर नहीं था, यह समृद्ध था और आम लोगों के लिए भी यहां सब कुछ मौजूद था। एक और यात्री, फर्नाओ नुनीज, इस तस्वीर में और भी रंग भरते हैं। उन्होंने कहा कि बाजार फलों की बहुतायत से भरे रहते थे और सब कुछ बहुत सस्ता था। ये एक आम आदमी के लिए भी उपलब्ध अद्भुत विविधता और किफ़ायत की तस्वीर पेश करता है। और आखिर में नुनीज हमें एक ऐसी डिटेल देते हैं जो थोड़ी हैरान करने वाली हो सकती है। वो बाजार में मिलने वाले सभी प्रकार के मांस की लिस्ट बताते हैं, मटन, पोर्क, हिरन का मांस। लेकिन फिर लिस्ट इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो यह भी बताते हैं कि गौरैया, चूहे, बिल्लियां और छिपकलियां भी बाजार में बेची जाती थीं। यह वहां के स्थानीय भोजन और बाजारों में मिलने वाली चीजों की विविधता की एक हैरत अंगेज परंतु असली झलक है। अब जब हमने चलते फिरते बाजारों को देख लिया है, तो चलिए अब थोड़ा दूर से पूरे शहर की संरचना को देखते हैं। स्वागत है हमारे चौथे सेक्शन में, द मैग्निफिसेंट कैपिटल। हमने ये तस्वीर पहले भी देखी थी, उन विशाल पत्थर की दीवारों की एक झलक जो शहर को सुरक्षित रखती थी। ये सिर्फ साधारण दीवारें नहीं थीं, ये कई परतों वाली एक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा थीं। और सबसे कमाल की बात यह थी कि इन दीवारों के अंदर सिर्फ शहर नहीं, बल्कि खेती की जमीन और जंगल भी थे। इससे यह सुनिश्चित होता था कि लंबी घेराबंदी के दौरान भी भोजन की कमी ना हो। यह अद्भुत रणनीतिक योजना और दूरदृष्टि को दर्शाता है। यह हमें इतिहासकारों के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती तक ले आता है। समय के साथ लकड़ी की चीजें सड़ जाती हैं और सिर्फ पत्थर की इमारतें ही बचती हैं। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि रोजमर्रा की जिंदगी आखिर कैसी थी? यहीं पर विदेशी यात्रियों के लिखे विवरण बेहद अनमोल हो जाते हैं। वो उन खाली जगहों को भरते हैं, उस जीवंत जिंदगी का वर्णन करते हैं जिसे अकेले पुरातत्व नहीं दिखा सकता। और इसी के साथ हम आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, वॉइसेस फ्रॉम द पास्ट। तो आखिर ये यात्री कौन थे जिनके विवरण इतने महत्वपूर्ण हैं? चलिए उनसे मिलते हैं। इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। 15वीं सदी में इटली, पर्शिया और रूस जैसे दूरदराज के देशों से यात्री आए। 16वीं सदी में पुर्तगाली यात्रियों की एक लहर आई। ये अद्भुत विविधता, व्यापारी, राजदूत, खोजकर्ता, ये दिखाती है कि विजयनगरा बाकी दुनिया से कितना जुड़ा हुआ था। ये सचमुच में एक अंतर्राष्ट्रीय शहर था।
हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ चुके हैं, कॉन्टेक्स्ट एंड कंक्लूजन। यहाँ हम विजयनगर को भारतीय इतिहास की बड़ी कहानी में उसकी सही जगह पर रखेंगे और अपनी इस यात्रा से सीखी हुई मुख्य बातों का सारांश निकालेंगे। ये टाइमलाइन उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जब 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई, तब दिल्ली सुल्तनत पहले से ही स्थापित हो चुकी थी। उसके कुछ ही समय बाद 1347 में बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ, जो विजयनगर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बना। जब 1526 में मुगल आए, तब विजयनगर अपने चरम पर था। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जो आखिर में 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद साम्राज्य के पतन तक ले जाता है। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहरा और बुक्का ने की थी। दूसरा, इसकी कहानी को पुरातत्व, शिलालेखों और यात्रियों के विवरणों से जोड़ा गया। तीसरा, इसकी दौलत व्यापार और घोड़े पर निर्भर एक मजबूत सेना पर टिकी थी। चौथा, इसके शासक कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। और आखिरी, इसकी राजधानी एक भीड़-भाड़ वाला, समृद्ध और मजबूत किलेबंदी वाला शहर था। मैं आपको एक आखिरी विचार के साथ छोड़ता हूं। ये सवाल सीधे आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है। हमने जो कुछ भी देखा, उसके आधार पर आपको विजयनगर के आम लोगों के जीवन के बारे में क्या छाप मिलती है? बाजारों के वर्णन, शहर की समृद्धि और यात्रियों के विवरणों के बारे में सोचिए। वो सब मिलकर कैसी तस्वीर बनाते हैं? ये सभी बातों को आपस में जोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।